गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि मेजरमेंट हम यहाँ पे मेज़र करेंगे कि डिमांड के अंदर कितना चेंज होगा अगर कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज होता है तो। और हमने स्टडी किया था कि हम उसको किस तरीके से मेज़र करेंगे। मेज़र किस तरीके से करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आज हम स्टडी करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड का स्लोप कर्व कैसा होता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमें क्या शो करता है कि टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, की क्वांटिटी के अंदर जिसके हम डिमांड कर रहे हैं उसके अंदर टोटल कितना चेंज हुआ इन रिलेशन टू एब्सोल्यूट चेंज इन ओन प्राइस। कमोडिटी के खुद के प्राइस के अंदर चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर टोटल कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के अंदर कितना परसेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर कितना परसेंट चेंज हुआ, वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक डायग्राम लिया, ये हमारे प्राइस हैं, ये हमारी क्वांटिटी है। यहाँ पे जब हमारे प्राइसेस 30 रुपीज़ थे उस टाइम हम कितने कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे थे? 20 कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे थे। जब हमारे प्राइस 30 से 25 हो गए, मीन्स 5 रुपीज़ डिक्रीज हो गए अगर हमारे प्राइसेस, तो हमारी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 20 से 30 हो जाएगी। तो प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ? ये 30 से 25 पे आए, मीन्स चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 5। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी 20 से क्या हो गई? 30, मीन्स क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज हुआ? 10 रुपीज़ का। तो अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था? चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में कितना चेंज था? 5, और क्वांटिटी में कितना चेंज था? 10। तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा? -1/2। अगर इसी तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें, वो अब तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लगाया था? P/Q इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। उस फॉर्मूला को पुट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ हम डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग सिचुएशन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या होगी? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ हमें प्राइस दे रखे हैं, यहाँ हमें क्वांटिटी दे रखी है। जब हमारे प्राइस 4 हैं, कि 4 प्राइस के ऊपर हम 10 कमोडिटीज़ को भी परचेज कर रहे हैं, 20 को भी परचेज कर रहे हैं, 30 को भी परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि हमारा प्राइस क्या है? 4 है। सेम प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं? कमोडिटीज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम थोड़े से भी प्राइसेस को इंक्रीज कर दे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारी जो डिमांड है कमोडिटी की वो 0 हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? फिक्स प्राइस के ऊपर कमोडिटीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। इसलिए यहाँ पे हमने 4 रुपीज़ में क्या किया? 10 कमोडिटीज़, 20 कमोडिटीज़, 30 सबको परचेज किया, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर प्राइस को इंक्रीज करता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, कि यहाँ हमारी डिमांड कर्व क्या है? एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। इसमें देखिए, ये हमें क्वांटिटी दी गई है, ये हमें प्राइस दिया गया है। इसमें क्या है? हमारी डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक है, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0 है। यहाँ हमें प्राइस दिए गए कि जब हमारे 2 प्राइस थे तो हम 4 कमोडिटी परचेज कर रहे थे। अगर हमारे प्राइस इंक्रीज हो गए, 4 हो गए, तो भी हम 4 कमोडिटीज़ को परचेज कर रहे हैं। अगर हमारे प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो गए, 6 हो गई, इसका मतलब क्या है कि हम और 4 कमोडिटीज़ को ही परचेज कर रहे हैं। कि मीन्स कि अगर हमारे प्राइस इंक्रीज होते रहें या डिक्रीज होते रहें, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्यों? क्योंकि चाहे हमारे प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हम कमोडिटी को क्या करेंगे? उतना ही परचेज करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे थर्ड सिचुएशन, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? कर्व होती है। क्या होती है? कर्व होती है। इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ईच एरिया शो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो हमें क्या शो करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर, कि हमने किसी भी कमोडिटी के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया। तो ये जो हमारी कर्व बनेगी, ये हमारी क्या बनेगी? डिमांड कर्व बनेगी। और यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? कि जब हमारी क्या थी? प्राइस क्या थे? P1 थे, तो हम क्या कर रहे थे? कितने कमोडिटीज को परचेज कर रहे थे? OP OE। अगर हमारे प्राइस पहले हमारे प्राइस क्या थे? P थे, तो OP प्राइस के ऊपर हम कितना परचेज कर रहे थे? OP। अगर हमारे प्राइसेस कम हो गए और P1 हो गए तो हम कितना परचेज कर रहे हैं? OE। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं कर्व के नीचे, वो हमें क्या शो करेंगे? कि हमने कमोडिटी के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया। और यहाँ हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 1 होगी।
सो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड 3 डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 डिफरेंट सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं। टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।